गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण कौशल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली 2-4 क्लासों से हम भाषाई कौशल के संबंध में जानकारी ले रहे थे। भाषाई कौशल जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। उसके बाद हमने 2 क्लासों में बात की लेखन कौशल के संदर्भ में। तो लेखन कौशल को विकसित करने की कौन सी विधियां हैं, किन तरीकों से हम अपने लेखन को विकसित कर सकते हैं, अपना लेखन कौशल बढ़ा सकते हैं। और लेखन कौशल, क्योंकि आपके जो नंबर हैं, जो आपके अंक हैं, वो इसी लेखन के आधार पर ही दिए जाते हैं। तो अंकों में भी किस तरह से हम अपने इस लेखन का इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। अब इस लेखन कौशल को विकसित करने के लिए व्याकरण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आपको व्याकरण कौशल सीखना बेहद जरूरी है यदि आप लेखन को बिना किसी गलती के पूर्ण करना चाहते हैं। आपके लेखन में जितनी अशुद्धियां होंगी या व्याकरण की जितनी गलतियां होंगी, आपके नंबरों पर उसका इफेक्ट साफ दिखाई देता है। आपके नंबर वहां काटे जाते हैं या कम नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लेखन कौशल को पूरी तरह से विकसित करने के लिए व्याकरण कौशल भाषा का एक मुख्य आधार होता है। हमें व्याकरण जो है, जब व्याकरण पर हमारी पूरी तरह से पकड़ होगी, तो वाचन में भी इस व्याकरण कौशल का प्रभाव जो है वो हमारे वाचन पर भी पड़ता है और हमारे लेखन पर भी पड़ता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने व्याकरण कौशल को विकसित कर सकते हैं, और इन स्टेप्स को फॉलो करके आपको अपने व्याकरण कौशल को चेक भी करना है और उसे अपने तरीके से विकसित भी करना है। तो सबसे पहले व्याकरण क्या चीज है? हिंदी व्याकरण या किसी भी भाषा का जो व्याकरण है, वो उस भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला शास्त्र है। हर भाषा में आप ये नियम जरूर सीखेंगे कि इसको इस तरह से लिखना है, इस शब्द को यहाँ पर प्रयोग में लाना है। अब जैसे पिछली क्लास में हमने मुहावरे के बारे में ही सीखा। सिंपल सी बात है, मुहावरे को वाक्य में प्रयोग यदि करना है, एक मुहावरा आपको दिया गया है, एक वाक्य आपको उस मुहावरे के अर्थ के अनुसार बनाना है और उसके अंदर आपको वो मुहावरा डालना है। लेकिन यहाँ पर भी बंदिश होती है लिंग, वचन, कारक, इन सब चीजों की। मुहावरे को वाक्य में डालते समय उसकी क्रिया, उसकी सहायक क्रिया में परिवर्तन होता है। मुहावरे के अनुसार, वाक्य के अनुसार मुहावरे के जो कुछ शब्द हैं उन्हें हमें बदलना पड़ता है। तो ये कुछ नियम होते हैं भाषा को शुद्ध करने वाले, भाषा का सही तरीका बताने वाले। तो इन्हीं नियमों का जो बोध कराने वाला शास्त्र है वो है व्याकरण, और ये हिंदी भाषा के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्याकरण के बिना आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं सीख सकते। आप भाषा पर आप अपना विकास जो है, या आप उस भाषा को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से तभी ग्रहण कर पाएंगे जब आप उसका व्याकरण अच्छी तरह से सीखेंगे। तो हर भाषा का बेस जो है, महत्वपूर्ण एक हिस्सा जो है, वो है व्याकरण। व्याकरण आने पर आप वाचन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे और लेखन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। व्याकरण की परिभाषा यदि देखी जाए तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। यदि मुझे व्याकरण पता है, उस भाषा की, जिस भाषा का अध्ययन मैं कर रही हूँ, उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान यदि मेरे पास है, तो मैं उस भाषा को शुद्ध रूप से कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ जब मैं उसका वाचन करूंगी तो वो अपने आप मेरी समझ में आता चला जाएगा। भाषा की संरचना के ये नियम सीमित होते हैं।
और भाषा की अभिव्यक्तियां असीमित होती हैं। ये जो नियम है भाषा व्याकरण के, अब जो कारक है, यदि कारक की बात आपको की जाए तो 8 प्रकार के कारक हैं। वो कारक वैसे के वैसे ही रहने वाले, वो 8 ही प्रकार के कारक रहने वाले, चाहे आप छोटी क्लास में हो, चाहे बड़ी क्लास में हो, चाहे आप एमए करें, चाहे बीए करें। वो जो कारक हैं वो वही 8 प्रकार के कारक रहने वाले। लेकिन उन कारकों का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी जो अभिव्यक्तियां करता है वो असीमित होती है। तो हमें सीखना केवल 8 प्रकार के कारकों को है, या फिर वाक्य के कुछ प्रकारों को है, मुहावरों को, कुछ मुहावरों को, कुछ कहावतों को। तो ये व्याकरण के जो प्रकार है, व्याकरण में जितने भी तरीके के व्याकरण है वो सीमित होते हैं, उनके प्रकार सीमित होते हैं। लेकिन जब उनको एक बार हम सीख लेते हैं तो उनके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्तियों को असीमित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक एक नियम असंख्य अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। भाषा के इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण अर्थात क्या? तो भाषा के नियम। और इन भाषा के नियमों को पढ़ाने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है वो होता है व्याकरण शास्त्र या व्याकरण। व्यक्ति और स्थान भेद से भाषा में अंतर आ सकता है। लोग ऐसी कहावत भी है कि हर थोड़ी दूर पे भाषा जो है वो अपना रूप बदलती जाती है। तो भाषा जो है वो व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग जगह के व्यक्तियों और स्थान भेद की वजह से भाषा में अंतर आता है, आता ही है। वो भाषा, किसी को एक शब्द बोलने का कोई और तरीका होता है, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई दूसरा तरीका होता है। इस प्रकार किसी भाषा का रूप निश्चित नहीं रहता। अज्ञान अथवा भ्रम के कारण कुछ लोग शब्दों के उच्चारण अथवा अर्थ ग्रहण में गलती करते हैं। इस प्रकार भाषा का रूप विकृत हो जाता है। भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखना ही व्याकरण का कार्य है। कई बार ऐसा होता है, कुछ शब्दों का उच्चारण एक व्यक्ति अलग तरीके से करता है और दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से करता है। तो ऐसी स्थिति में वो भाषा का रूप जो है वो बदलता जाता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसा कब नहीं होगा? जब आपको व्याकरण का बोध है, जब आपको व्याकरण पर पकड़ है। तो हम ये क्या करते हैं, जो शब्दों में या वाक्यों में जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हम नहीं करेंगे। अब आज की क्लास में हमें जो सीखना है यानी व्याकरण का बेस, हिंदी भाषा को सीखने के लिए बेहद जरूरी है व्याकरण। व्याकरण में बहुत से घटक आते हैं, आप अब तक की क्लासों में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो व्याकरण में आती हैं, शब्द भेद, अव्यय, कारक, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, विराम चिन्ह, बहुत सारी चीजें हैं व्याकरण में। लेकिन व्याकरण के जो मुख्य अंग है यानी मेन मुख्य व्याकरण अगर आपको सीखना है, भाषा से संबंधित, वाचन से संबंधित, तो यहाँ पर कुछ अंग हैं जिन्हें सीखने से हम कम से कम वाचन संबंधी अपने दोषों को दूर कर सकते हैं। लेखन के संदर्भ में हमें बाकी के व्याकरण का भी अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी के जो व्याकरण है, व्याकरण के जो अन्य अंग है या अन्य प्रकार है, उनका भी अध्ययन करना ही पड़ेगा। वो व्याकरण भी हमें सीखने ही पड़ेंगे अपनी लेखन की त्रुटियों को दूर करने के लिए, और वो हम धीरे धीरे करके इस साल सीखेंगे। अभी आज की क्लास में हम केवल व्याकरण के जो मुख्य अंग हैं, व्याकरण का जो कह सकते हैं हम कि बेस है, नींव है, उसे आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो भाषा के 4 मुख्य अंग हैं। व्याकरण उन्हीं अंगों पर आधारित है। भाषा के 4 मुख्य अंग कौन से हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह। इन्हीं 4 मुख्य आधारों पर पूरा व्याकरण जो है वो निर्भर करता है। जैसे कि हमारी भाषा वर्णों, शब्दों और वाक्यों से बनी हुई है, यदि हम उसे लिखित रूप देने जाते हैं तो वहां पर विराम चिन्हों का प्रयोग भी समय समय पर बेहद जरूरी होता है।
तो यदि हम ये 4 मुख्य चीजें सीख जाएं तो हम व्याकरण का शुरुआती जो हिस्सा है वो सीख जाते हैं। और उसके बाद वाक्य रचना बनाने के बाद या शब्द लेखन करने के बाद बाकी की कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है शब्दों के संबंध में या वाक्यों के संबंध में, वो हम आगे आगे धीरे धीरे एक एक करके व्याकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले व्याकरण के अंग अगर हम सीखने की शुरुआत करें तो पहली बात आती है या पहला अंग आता है उसका वर्ण। वर्ण यानी अक्षर। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं वर्ण। वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ, ई, व, च, क, ख और इसी प्रकार के सारे वर्ण। यदि आप शब्द की बात करें, जैसे हम वर्ण वर्ण इसी अगर शब्द की बात करें तो इस वर्ण शब्द में भी एक अक्षर है व। इसे हम वर्ण से अलग करें, दूसरा अक्षर है ण और बीच में इन पर मात्रा लगाई हुई है उड़ंत र की। तो इस तरह से ये 2.5 अक्षरों से मिलकर एक वर्ण ये शब्द बना है। ठीक है, तो ये इसे हमने क्या किया, सबसे अलग अलग भी किया तो इसमें 2.5 अक्षर निकले व, ड़ और उड़ंत र। लेकिन अब इस वा को हम और छोटा नहीं कर सकते, ड़ को हम और छोटा नहीं कर सकते। ये भाषा की आखिरी इकाई होती है वर्ण। तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है इन वर्णों की पहचान, जो कि आप ऑलरेडी इस क्लास में आने तक कर चुके होते हैं। 9वीं कक्षा में आने के बाद आपको इन वर्णों की पहचान करना आना ही चाहिए। वर्ण के भेद जो है स्वर और व्यंजन, पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा था जब हम बोलना सुनना या वाचन कौशल की बात कर रहे थे। तो वर्ण के प्रकार जो है वो स्वर और व्यंजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो है स्वर और व्यंजन ये आप छोटी क्लासों में ही पढ़ते हैं। इसकी पहचान अब तक आपको आ चुकी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी भाषा का आधार है। बिना इसके आए आप किसी भी भाषा को यानी जैसे ये हिंदी भाषा में ये हिंदी भाषा के ये मुख्य वर्ण है, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा के कुछ वर्ण है, मराठी के कुछ वर्ण है और अन्य भाषाएं सीखने जाएंगे तो उनके वर्ण है। तो जिस भी भाषा को आप सीखना चाहते हैं, जिस भी भाषा का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप उसका बेस यानी उसके वर्ण को सीखते हैं तो ही आप आगे भाषा को सीख सकते हैं। किसी को बिना ये वर्ण आए हम सीधा उसे व्याकरण या सीधा ग्रामर या सीधा निबंध लेखन रचना विभाग नहीं सिखा सकते जब तक कि उसे इन वर्णों की पहचान और इन पर मात्राओं के साथ उनका उच्चारण ना आए। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको स्वर दिखाए गए, हमारी हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं वो, और ये हर स्वर अंकों में अक्षरों में भी लिखे जाते हैं। आ को अ रूप में भी लिखा जाता है और इसकी आ ई इनकी मात्राएं भी होती हैं। मात्राओं का भी एक चिन्ह होता है। आ के लिए एक खड़ी पाई, ई के लिए छोटी ई की मात्रा। तो ये क्या है, इनके उच्चारण के आधार पर स्वर के उच्चारण के आधार पर इनकी एक मात्राओं के चिन्ह भी है। तो इन दोनों की ही जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए क्योंकि जगह जगह पर आवश्यकता के अनुसार इन स्वरों के अक्षर की भी आवश्यकता हमें लेखन में लगती है, वाचन में भी लगती है और इन स्वरों के चिन्हों की आवश्यकता तो हमेशा ही लगती है। अभी सीधी हिंदी शब्द की यदि हम बात करें तो उसमें ह द के साथ में छोटी ई बड़ी ई और अंक की मात्रा लगाई गई है, यानी मात्राओं के स्वरों के चिन्ह हैं, वो सीधे स्वर नहीं लगाए गए हैं।
वहां पर स्वर के चिन्ह जो प्रतीक हैं उन्हें वहां पर लगाया गया है। तो ये दोनों ही जानकारी स्वर के रूप में स्वर अक्षरों में कैसे लिखते हैं और उनकी मात्राएं कैसी होती हैं, चिन्ह कैसे होते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। दूसरी बात है व्यंजन। तो व्यंजन भी आपको आता है। क से लेके ज्ञ तक के जो हमारे अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, वो व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों पर कोई मात्रा लगाने के बाद उसका उच्चारण कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए अब तक की क्लास में। और अगर ये भी आपको नहीं पता है तब आपको अपने वाचन कौशल पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी ठ पे अगर बड़ी ई की मात्रा लगाई जाए तो वो क्या बन जाएगा, ये आपको तुरंत बताना आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भाषा का जो हमारा मुख्य बेस है वर्ण, यानी किसी भी भाषा की शुरुआत अक्षरों से होती है, उसके स्वर और व्यंजन से। तो इन स्वरों और व्यंजनों और उसके मात्राओं की जानकारी हमें होनी ही चाहिए, तो ही हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। या तो वाचन या तो लेखन, दोनों ही कंडीशंस में या दोनों ही तरीकों में पहले हमें ये वर्ण पहचान और उनके स्वर व्यंजनों की पहचान होनी जरूरी है। अगला आता है शब्द। अब एक बार यदि हमने वर्णों की पहचान करना सीख लिया, वर्णों के साथ मात्राओं को लगाकर उनका उच्चारण करना सीख लिया, उनका लेखन करना सीख लिया, तो हम शब्द रचना आसानी से कर सकते हैं। जो भी शब्द हमें कहा जाए या जो भी शब्द मैंने पढ़ा है, मैं शब्दों का वाचन भी कर पाऊंगी। वर्णों के स्वर व्यंजन और मात्राओं का अभ्यास करने के बाद मैं शब्द का वाचन आसानी से कर सकती हूँ, शब्द का लेखन आसानी से कर सकती हूँ। तो सबसे पहले वर्ण अध्ययन, उसके बाद शब्द अध्ययन, अपने व्याकरण को शुद्ध बनाने के लिए। उसके बाद आता है शब्द अध्ययन। तो दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य हो। यहाँ पर शब्द बनाने के लिए बेहद जरूरी इकाई क्या है, तो शब्द, जैसे वर्ण एक सिंगल अक्षर होता है, शब्द में दो या दो से अधिक अक्षर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका कोई ना कोई अर्थ भी अवश्य निकलना चाहिए। बिना अर्थ के शब्द या बिना अर्थ के दो या तीन अक्षर यदि हमने साथ में जोड़कर लिख भी दिए तो भी वो शब्द नहीं कहलाते, उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, यानी अर्थ के साथ सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण या ध्वनि जिसे हम कहते हैं, वो जब किसी अर्थ के साथ मिलते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, आ, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी, ये सारे शब्द जो हैं ये शब्द हैं। इनमें एक से अधिक दो या दो से अधिक वर्ण हैं, अक्षर हैं, साथ में मात्राओं का प्रयोग भी किया गया है और इनका कोई ना कोई अर्थ है। हर एक शब्द का अपना एक अलग अर्थ है। तो इस तरह के जो वर्ण मेल ध्वनिया समूह है उसे हम कहते हैं शब्द। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक है जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान, जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। व्याकरण सीखने के लिए मैं शब्द सीख रही हूँ, लेकिन शब्द सीखते समय मैंने कोई भी निरर्थक शब्द यदि बनाया है या मैंने लिखा है तो उस शब्द के लिए व्याकरण में कोई भी स्थान नहीं है। शब्द कैसा होना चाहिए, सार्थक, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगला है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद।
अब ये शब्द के भी कुछ भेद होते हैं जो उत्पत्ति यानी इनकी रचना के आधार पर ये भेद जो हैं बनाए गए हैं। इसमें सबसे पहला आ जाता है तत्सम शब्द, फिर तद्भव शब्द, उसके बाद देशज शब्द, और फिर अंत में विदेशज शब्द। इसी की सारणी में आगे आप देखेंगे तो बहुत सारे तरीके के अन्य शब्द भी होते हैं, जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अभी मैंने आपको बताया, जिन शब्दों के अर्थ होते हैं वो होते हैं सार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं वो केवल ऐसे ही बनाए गए होते हैं, जैसे रोटी वोटी हम कहते हैं, कभी कभी उच्चारण में हम कहते हैं या बोलते समय हम कहते हैं रोटी वोटी। तो रोटी ये सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ हमने राइमिंग लगा के जो वोटी बोली उसका कोई भी अर्थ नहीं है, तो वहां पर वो निरर्थक शब्द है। तो इसी तरह से कई प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी हम अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में करते हैं, टेक्स्ट बुक में हुई भी है, और हम अपनी हिंदी की बोलचाल में जो रोज की बोलचाल की भाषा हम प्रयोग करते हैं उसमें भी हम कई प्रकार के निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से शब्द भेद जो है वो उत्पत्ति यानी किस तरह किस ढंग से वो उपयोग में लाई गई है उसके आधार पर उसके जो भेद हैं वो बनते जाते हैं। तो मुख्य भेद इसके जो है वो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द है। अब तत्सम और तद्भव शब्द की यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आपको आपकी कृति पत्रिका में भी आता है, दिए गए गद्यांश से तत्सम शब्दों को खोजकर लिखो। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम शब्द आपको क्या याद रखना है, संस्कृत। संस्कृत के जो शब्द हमारी हिंदी में एज इट इज आते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, और ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द क्या होते हैं, तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि आपको पता है संस्कृत जो है वो हमारी भाषाओं की जननी है, ऐसा हम मानते हैं कि हमारी बाकी सारी भाषाओं का जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो कई शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्द उसी रूप में हमारी भाषा में लिए गए हैं, ज्यादातर यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी हमारे बहुत से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से सेम वैसे ही उठाकर लाए गए हैं, तो वो होते हैं तत्सम शब्द। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के शब्दों का सरल रूप या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उसे हमारी हिंदी में लाया गया है, तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। इन दोनों शब्दों का अंतर जो है वो आपको याद रखना है। तत्सम यानी संस्कृत के वही शब्द जो हमारी हिंदी में आए हैं, तद्भव यानी संस्कृत के वो शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हमारी हिंदी में लाया गया है। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो घट, घट ये तत्सम शब्द है, इसका रूपांतर किया गया घड़ा, तो ये बन गया तद्भव शब्द। उसी तरह से छिद्र, छिद्र ये संस्कृत का शब्द है यानी तत्सम शब्द है, और इसे हिंदी में बना दिया गया छेद। आलस्य, आलस्य तत्सम शब्द है और हिंदी में हम इसे कहते हैं आलस। मधुमक्षिका, संस्कृत का जो शब्द है असली वो है मधुमक्षिका, और हम इसे हिंदी में कहते हैं या तद्भव में कहते हैं मधुमक्खी। चूर्ण, और हिंदी में हम इसे कहते हैं चूरण। संस्कृत शब्द है कर्ण, और हमने इसे तद्भव में रूप दिया है कान, कान कहते हैं। प्रहेलिका ये संस्कृत का यानी तत्सम का शब्द है और हम इसे हिंदी में कहते हैं पहेली। रुग्ण, और रुग्ण को हमने परिवर्तन करके बनाया रोगी। तो इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं संस्कृत के, वो संस्कृत के ऐसे ही शब्द हैं जो मूल संस्कृत में होते हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन करके उन शब्दों को हमने क्या किया है, तद्भव बनाया है। दूसरा है देशज और विदेशज। तो देशज शब्द क्या है, ध्वन्यात्मक अनुकरण पर गढ़े हुए वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं होती,
इस वर्ग में आते हैं। हिंदी में प्रयुक्त कुछ देशज शब्द जैसे भोंपू, तेंदुआ, थोथा, तो ये देशज शब्द कौन से हैं? जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं होती। हमारे हिंदी में सारे के सारे शब्द संस्कृत से नहीं आए हुए हैं। कुछ जो है वो कहाँ से है? जिस स्थान पर लोग रहते हैं वहां की बोली भाषा, वहां के लोगों का प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा। तो उनकी बोली भाषा, उनके विचार, उनके बातचीत का जो तरीका है उसका असर भी जब हमारे बोलने पर पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो हमारे लेखन में भी कभी ना कभी स्थान अपना बना ही लेते हैं। तो ऐसे जो शब्द हैं वो कहलाते हैं देशज शब्द। और विदेशी शब्द क्या है? तो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं वो विदेशी शब्द कहे जाते हैं। इसमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो अरबी फारसी के होते हैं, कई शब्द मुस्लिम शासन के प्रभाव के बाद आए हुए हैं। जैसे मुगल शासक जब हमारे पास थे तब उनके भी कई ऐसे शब्द हैं जिसका प्रभाव हमारी हिंदी पर पड़ा और वो हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में अभी तक भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी का प्रभाव भी काफी हद तक हमारी हिंदी में दिखाई देता है और हमारी हिंदी की टेक्स्ट बुक में अंग्रेजी के शब्दों का समावेश भी है। तो ये होते हैं विदेशी शब्द, यानी दूसरी भाषा से लाए गए शब्द विदेशी शब्द। देशज शब्द यानी जिनका जन्म जो है वो संस्कृत की वजह से नहीं हुआ बल्कि किसी और ध्वन्यात्मक अनुकरण से हुआ है, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। उदाहरण यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो देशज शब्दों के जो कुछ उदाहरण हैं, यानी वो वहां के लोगों की बोली भाषा या अन्य ध्वन्यात्मक अनुकरण के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। तो वो होता है लोटा, घोटाला, जगमग, गड़बड़, चटपट, खुसुर फुसुर, झिलमिल, झुग्गी, पापा, टोटी, काय काय, धड़ाम, बकबक, ठक ठक, ठन ठन, सरसर, टक्कर, इकारा, खटपट, खराटा। तो ये सारे शब्द क्या है? हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। हर व्यवहारिक बोलचाल की जो भाषा है वो लेखन में अपना जगह अपने आप ही बना लेती है। तो ये हमारे देशज शब्द। उसी तरह से विदेशज शब्दों की यदि हम बात करें तो उसमें डॉक्टर, डॉक्टर ये शब्द है इंग्लिश का, इसने हमारी हिंदी में जगह बना ली। तो ये डॉक्टर, लालटेन, सिलेट, कप्तान, थिएटर, तारपिन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, इयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, ये सारे जो शब्द हैं इसमें ज्यादातर शब्द हैं अंग्रेजी के। उसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया अरबी के शब्द, फारसी के शब्द, इन शब्दों का प्रभाव भी हमारी भाषा पर, हिंदी भाषा पर पड़ता है। तो ये सारे शब्द जो होते हैं वो विदेशज शब्द। तो इस तरह से हमने शब्दों के उत्पत्ति के आधार पर, उनकी रचना के आधार पर हमने उसके भेद देखे। अब हमने व्याकरण को अपने व्याकरण में कौशल हासिल करने के लिए हमने उसकी सबसे शुरुआती इकाई वर्ण की जानकारी प्राप्त कर ली, शब्द की जानकारी प्राप्त कर ली, शब्द को पढ़ना उसको लिखना हमें आ गया। अब बात आती है वाक्य की। वर्ण पढ़ने के बाद, अक्षर पढ़ने के बाद शब्द लिखना यदि हम सीख गए तो उन शब्दों को मिला मिलाकर वाक्य बनाना भी हम सीख जाएंगे। ये हमारा तीसरा मुद्दा। जब यहाँ तक हम आ जाते हैं, वाक्य जो आप बोल रहे हैं यदि आप उसको लिखना सीख जाएं, जो भी चीजें आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, आप शब्दों के माध्यम से ही सोचते हैं। मैं भी इस वक्त जो बोल रही हूँ, यदि आप उस वाक्य को छोटा करें तो हर वाक्य में कुछ शब्द हैं, मैं शब्द ही बोल रही हूँ। उन शब्दों को केवल आपको लिखना आ जाए। लिखना कैसे आएगा? जब आपको वर्ण यानी स्वर, व्यंजन और मात्राओं की अच्छी जानकारी होगी तो आप हर एक शब्द को अंकित रूप दे सकते हैं, लिखित रूप दे सकते हैं। और जब आप शब्दों को लिखित रूप दे सकते हैं तो शब्दों को जोड़ जोड़कर आप वाक्य की रचना आसानी से कर सकते हैं।
तो ये हमारे व्याकरण का मुख्य अंग है। पहले मुझे लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो जब अंक, अक्षर और शब्द मैंने बनाना सीख गई, तो अब मैं वाक्य रचना सीख सकती हूँ। अब मैं किसी भी तरह की वाक्य की रचना जो है वो कर सकती हूँ। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। और सरल शब्दों में यदि हम इसे कहें, तो वह शब्द समूह जिसमें पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। सामने वाला क्या बोल रहा है या क्या लिखा गया है, उसे पढ़ने के बाद यदि वो बात समझ में आ जाती है, तो वो वाक्य कहलाती है। वाक्यों का भी एक निश्चित क्रम होता है। पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए। केवल शब्दों का लेखन ही वाक्य नहीं कहलाता, बल्कि वो शब्द जो है वो सही क्रम में भी होने चाहिए। उन शब्दों का क्रम सही होना चाहिए और उनके मेल से एक सार्थक वाक्य पूरा बनना चाहिए, अर्थपूर्ण वाक्य बनना चाहिए। जैसे विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। अब यहाँ पर जो शब्दों का क्रम है वो इसी क्रम में होगा, तो आपको वाक्य का अर्थ समझ में आएगा। यहाँ पर अगर इन शब्दों का क्रम बदला गया, खेल विजय है रहा, या फिर जो भी आप आगे पीछे इन शब्दों को कर दें, तो वो शब्दों का जो वाक्य का जो अर्थ ग्रहण है वो कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें वाक्य की रचना करते समय दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है? सबसे पहली चीज तो है वर्ण और शब्द या मात्राएं आपकी। दूसरी चीज है उन शब्दों का सही क्रम। ये दो बातें आपको वाक्य रचना करते समय ध्यान में रखनी है। वाक्य के भाग, वाक्य जो भी वाक्य आप बोलते हैं या लिखते हैं, उसके दो भाग होते हैं। एक उद्देश्य का, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय का, जिसे आप कहते हैं प्रेडिकेट। तो ये उद्देश्य और विधेय, हर एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता ही है। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस की आप रचना करते हैं, शब्दों का समूह बनाकर जिस वाक्य की आप रचना करते हैं, उस वाक्य के दो भाग बन जाते हैं। पहला भाग जिसके बारे में या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भाग जो है वो उद्देश्य कहलाता है या सब्जेक्ट कहलाता है। सरल शब्दों में यदि हम कहें, तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। बात किसके बारे में हो रही है दोनों वाक्यों में? तो पूनम और सचिन के बारे में। इसलिए ये दोनों क्या है, इस वाक्य के उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता यानी व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। ठीक है। तो उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया द्योतक और वाक्यांश आदि आते हैं। तो जिस भी सिंपल से आपको यही चीज याद रखनी है कि जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही है या कोई क्रिया हो रही है, वही जो है उस वाक्य का उद्देश्य होता है। दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, वाक्य के दो भाग मैंने आपको बताए। सबसे पहला भाग क्या बन गया? उद्देश्य, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। अब उसके बारे में क्या बात हो रही है, वही चीज जो है वो विधेय बन जाती है, उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, इस वाक्य में किताब पढ़ती है यह विधेय है, क्योंकि पूनम क्या था? उद्देश्य था। तो किताब पढ़ती है ये हो गया अब विधेय। दूसरे शब्दों में, वाक्य के कर्ता को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। एक बार हमने उद्देश्य को वाक्य से निकाल दिया, तो जितना भी वाक्य बचा या वाक्यांश बचा
वो विधेय रह जाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है, जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। इस वाक्य में विधेय गई का विस्तार अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर है। विस्तार यानी वाक्यों को कई बार बढ़ा चढ़ाकर भी लिखा जाता है। जैसे लड़की बच्चे के साथ दौड़ते हुए गई, इसे भी इतना भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमने इसे क्या किया, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ उधर दौड़ते हुए गई। इसे हमने वाक्य को विस्तार कर दिया। तो हमारी जैसे जैसे हमारी टेक्स्ट बुक बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती है, उसी तरह से हमारी वाक्य रचना भी जो है वो बड़ी बड़ी होती जाती है, विस्तारित होती जाती है। जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो हम छोटी वाक्य रचना सीखते हैं। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में जाते हैं हम बड़े बड़े वाक्य बनाना सीखते हैं। तो उन वाक्यों में फिर संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, ये सारी चीजें अपना जगह बनाना शुरू करती हैं। उसी के साथ अव्यय, ये सब फिर आ जाते हैं, क्योंकि हम वाक्य रचना को क्या करते हैं, बड़ा करते जाते हैं। तो यहाँ पर लंबे लंबे बालों वाली लड़की, पहले वाक्य में जैसा कि आप देखेंगे पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम ये उद्देश्य है, किताब पढ़ती है ये विधेय है, ये छोटा वाक्य है। लेकिन जब हम इस तरह के वाक्य लिखते हैं, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, तो लंबे लंबे बालों वाली लड़की, यहाँ पर ये उद्देश्य हो गया। ये 4-5 शब्द जो है ये अब उद्देश्य में आएंगे। और अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये पूरा जो है वो विधेय में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी वाक्य रचना का विस्तार होता चला जाता है, वैसे ही उद्देश्य और विधेय का भी विस्तार होता चला जाता है। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है, किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ, ये आज्ञा सूचक वाक्य हैं, किसी को आज्ञा देने के लिए कहे जाते हैं। तो वहां जाओ, जब हम किसी को कह रहे हैं वहां जाओ, तो यहाँ पर किसको जाने के लिए कह रहे हैं, वो उद्देश्य जो है वो छुपा हुआ है। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है हमें, विधेय। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वह उद्देश्य, अर्थात वहां न जाने वाला यानी तुम, और खड़े हो जाओ यानी तुम या आप, उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता, उसमें छुपा हुआ है। फिर भी वहां पर उद्देश्य है, क्योंकि ये आज्ञा किसी न किसी को तो दी जा रही है, तो वहां पर उद्देश्य है, लेकिन वो छिपा हुआ है। अब इस तालिका से आप उद्देश्य और विधेय को थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला वाक्य है गाय घास खाती है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, तो कार्य कौन कर रहा है या बात किसके बारे में हो रही है, गाय के बारे में, तो ये गाय जो है वो उद्देश्य है। और विधेय क्या है, बाकी का बचा पूरा वाक्य, यानी घास खाती है, ये विधेय है। उसी तरह से सफेद गाय हरी घास खाती है। अब यहाँ पर उसी वाक्य का विस्तार हो गया, तो अब उद्देश्य क्या बन गया, सफेद गाय, यानी गाय की जो पहचान कराने वाले शब्द हैं वो भी क्या हो जाएंगे, अब उद्देश्य में शामिल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर उद्देश्य हो गया सफेद गाय, और विधेय क्या बन गया, बाकी का बचा हुआ पूरा वाक्य, हरी घास खाती है। इसी तरह से इस वाक्य का यदि और विस्तार हो जाए, तो गाय के बारे में जितने भी शब्द उसकी जानकारी देंगे वो उद्देश्य, और बाकी का बचा हुआ वाक्य विधेय। इस तरह से हमने अब तक सबसे जरूरी चीज वर्ण, शब्द और वाक्य रचना अब तक हमने सीख ली। किस तरह से हमें वाक्य रचना करनी है, उद्देश्य और विधेय का ध्यान रखना है। इसी की कड़ी में आगे चलकर वाक्य के प्रकार भी आते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। इन वाक्य प्रकारों को हम बाद में अगली क्लास में आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। मुख्य बातें आज हम सीख रहे हैं, तो मुख्य बातों में हमने सरल वर्णों की पहचान, उनका लेखन मात्राओं के साथ, स्वर, व्यंजन, शब्द, अगर मुझे वर्ण आ गए तो मैं शब्द रचना कैसे कर सकती हूँ, मात्राओं का प्रयोग करके। उसके बाद शब्द बनाना आ गया तो वाक्य रचना कैसे कर सकती हूँ, वाक्य रचना करते समय उद्देश्य और विधेय का ध्यान। ये बेसिक व्याकरण का जो बेसिक है, भाषा का जो बेसिक चीज है वो हमने सीख लिया। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है विराम चिन्ह। ये सारी चीजें मैं लिखनी सीख गई,
लेकिन जब तक मैं सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग ना करूं, मेरी भाषा जो है वो अशुद्ध ही मानी जाएगी, चाहे मैंने सारे स्वर, सारी मात्राएं, सारे व्यंजन, सारी वाक्य रचना सही की हो। लेकिन यदि हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते तो हमारी भाषा जो है वो अशुद्ध ही रह जाती है, क्योंकि उसके पढ़ने, उसके बोलने के तरीके में फर्क हो जाता है, समझने में फर्क हो जाता है, अर्थ ग्रहण में फर्क हो जाता है। सामने वाला क्या लिख रहा है, विराम चिन्ह के बिना मैं उसे क्या पढ़ रही हूँ, तो इससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होने की कई बार संभावना अधिक होती है। तो इसलिए व्याकरण का एक बहुत जरूरी अंग है ये विराम चिन्ह। लेखन करते समय हमें समय समय पर विराम चिन्ह को उसके स्थान पर लगाना ही है। भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरे शब्दों में विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की आवश्यकता क्या है? तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है। जब हम बात करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है। यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता है और फिर आराम। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता है। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यों ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक जैसी नहीं होती। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरह से हम अपने रोज के कार्य में थोड़ा विराम लेना हमारे लिए जरूरी होता है, हमारी सेहत के लिए जरूरी होता है, उसी तरह अच्छे लेखन के लिए, लेखन कार्य को अच्छी तरह समझने के लिए भी वहां विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। यदि इन चिन्हों का उपयोग ना किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी और वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता उपयोगी मानी गई है। विराम चिन्ह बेहद जरूरी है वाक्य के सही अर्थ को पाठक तक पहुंचाने के लिए। यदि हम विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो आप सरसरी तौर पर पूरा वाक्य, जितने भी वाक्य हैं या जो भी पैराग्राफ है वो पढ़ते जाएंगे और वो आपस में किससे दूरी बनाना चाहते हैं या किन वाक्यों के बीच में क्या अर्थ बताना चाहते हैं, फिर वो पता नहीं चलेगा और सब एक में मिक्स हो जाएगा। अब लेखन करते समय, बोलते समय तो हम विराम चिन्ह नहीं बोलते, हम अपने आप डिसाइड कर लेते हैं हमें कहाँ कितनी देर के लिए रुकना है, किस शब्द पर ज्यादा बल देना है, बोलते समय हम वो चीजें कर लेते हैं। लेकिन लिखते समय पाठक को ये समझाने के लिए कि यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है या इस शब्द पर आपको जोर डालना है, ये बताने के लिए हिंदी में कुछ विराम चिन्ह है। तो इन विराम चिन्हों को डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार हम उनके बारे में देख लेते हैं। अल्प विराम यानी कॉमा जिसे आप कहते हैं, अर्ध विराम यानी सेमीकॉलन, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप, उप विराम यानी कॉलन, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, कोष्ठक ब्रैकेट, योजक चिन्ह हाइफन, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह जिसको आप कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जो किसी शब्द या वाक्य पर जोर डालने के लिए लगाया जाता है, लाघव चिन्ह जो हमें शब्दों को छोटा करने के लिए, यानी अगर प्रोफेसर लिखना है तो हम सिर्फ प्रो लिखकर डॉट दे देते हैं, डॉक्टर लिखना है तो डा लिखकर डॉट दे देते हैं, तो ये लाघव चिन्ह कहलाता है। आदेश चिन्ह आदेश देने के लिए, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, ये क्या है, ये हिंदी के कुछ विराम चिन्ह है। अब यहाँ पर आपके सामने उदाहरण है कि यदि आप विराम चिन्ह ना लगाएं
तो आपका वाक्य कैसा होगा, कहाँ रुकना है, किस अर्थ को ग्रहण करना है, कितनी देर के लिए रुकना है, ये हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। आपको 2 वाक्य दिए जाते हैं, दोनों वाक्य बिना विराम चिन्ह के होते हैं और आपको सही जगह पर सही विराम चिन्ह की आवश्यकता, सही विराम चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आपने वाक्य की आवश्यकता के अनुसार सही विराम चिन्ह लगा दिया तो वहां पर आपको नंबर मिलते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस विराम चिन्ह की आवश्यकता कहाँ है। तो यदि हम विराम चिन्ह ना लगाएं तो ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, हमारे वाक्य उस तरह से दिखेंगे, यानी बिल्कुल नीरस और अर्थ रहित। एक साथ आप सारी चीजों को पढ़ते चले जाएंगे। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया, उसके पास खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें थी। यहाँ पर हमने क्या किया, पूरे वाक्य को सरसरी तौर पर पढ़ लिया, क्योंकि बीच में कोई विराम चिन्ह है ही नहीं। तो कहाँ रुकना है, किस शब्द के बाद रुकना है या किस शब्द पर जोर देना है, ये पता ही नहीं चलता। इसके विपरीत यदि हम विराम चिन्हों के साथ लिखना सीख जाएं, सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाना सीख जाएं, तो हमारे यानी पाठक के, जिसने लेखन किया है उसके लेखन को पाठक के पढ़ने का तरीका भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगाया हुआ, तो पढ़ते समय हम कैसे पढ़ेंगे, एक राजा को रास्ते में बूढ़ा किसान दिखाई दिया। अब यहाँ पूर्ण विराम है तो हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। राजा ने किसान से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं। अब यहाँ क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह था तो हमने कैसे पढ़ा इसे, आप क्या कर रहे हैं। प्रश्न पूछने के भाव में इसका वाचन हमने किया। प्रश्नवाचक चिन्ह से ही हमारी समझ में आ गया कि यहाँ प्रश्न पूछना है। तो हम प्रश्न कैसे पूछते हैं, उस भाव का प्रयोग हमने यहाँ किया। बूढ़ा किसान बोला, महाराज मैं आम के पौधे लगा रहा हूँ। राजा बोला, बाबा तुम्हारी यह मेहनत तो बेकार है। बूढ़े किसान ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महाराज मैंने जो फल खाए उनके पेड़ मेरे बाप दादा ने लगाए थे। अब मैं जो पौधे लगा रहा हूँ इसके फल मेरे पोते पोतियां खाएंगे। किसान की सूझबूझ से राजा खुश हुआ। यहाँ पर सही जगह पर सही विराम चिन्ह है, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए, कहाँ पर योजक चिन्ह आना चाहिए, कहाँ कॉमा, कहाँ पूर्ण विराम, उसकी वजह से वाक्य का एक दूसरे से अंतर भी हमें समझ में आया। तो इस तरह से जब आप भी लेखन कार्य करते हैं, चाहे आप प्रश्नों के उत्तर लिखें, चाहे आप कहानी लिखें, चाहे निबंध लिखें, हर एक चीज में, हर अपने लेखन कार्य में आपको विराम चिन्ह लगाने की आवश्यकता है। जब आप सही विराम चिन्ह लगाएंगे तो आपका लेखन और अधिक प्रभावी होगा। आपकी पाठ्य पुस्तक में विराम चिन्ह से संबंधित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जहां पर आपको पहले चिन्ह का नाम बताना है और उसके बाद दिए गए वाक्य में आपको आवश्यकता के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये आज आपका होमवर्क है। आपको आज ये होमवर्क करना है, आपको इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह सही है, हर एक वाक्य में उस विराम चिन्ह को लगाना है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने व्याकरण का जो मुख्य अंग है, यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो बेहद जरूरी चीजें होती हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और विराम चिन्ह। तो लेखन आपका जब हमें शुद्ध करना है, हमें अपना लेखन अच्छा करना है, तो सबसे पहले वर्ण, शब्द, वाक्य रचना और फिर अपने वाक्यों में लगाए जाने वाले विराम चिन्हों के माध्यम से हम अपनी लेखन की अशुद्धियों को कम कर सकते हैं। तो ये बेसिक आज हमने सीख लिया। अब इसके बाद की क्लासों में हम और आगे की जानकारियां प्राप्त करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे और एक नए विषय के साथ मैं फिर से आपसे मिलूंगी। आज की क्लास अटेंड करने के लिए, ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विनीता मैम। थैंक यू अलमस।